आज से दिल्ली के 24 अकबर रोड यानी कांग्रेस मुख्यालय में अध्यक्ष पद की नेम प्लेट बदल गई है। 19 साल से जिस दफ्तर पर सोनिया गांधी का राज था, वहां से राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभालेंगे। राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने का फैसला 4 दिसंबर को ही हो गया था। 11 दिसंबर को राहुल को निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया। आज उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालने की औपचारिकता पूरी की। गांधी नेहरू परिवार की 5वीं पीढ़ी के हाथ में कांग्रेस की बागडोर आई तो दिल्ली से लेकर देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। कांग्रेस मुख्यालय पर जश्न को खास बनाने के लिए पार्टी के तमाम दिग्गज मौजूद थे। राहुल गांधी की पार्टी अध्यक्ष पद पर ताजपोशी में प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी शामिल थे। इस मौके पर सोनिया गांधी ने अपनी शादी से लेकर राजनीति में आने तक के हालात बताए। वहीं राहुल गांधी ने बतौर अध्यक्ष अपने पहले भाषण में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला। एक बार आग लग जाती है तो उसे बुझाना बहुत मुश्किल होता है। यही हम बीजेपी के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार आपने देश में आग लगा दी, उसको बुझाना बहुत मुश्किल होता है। और आज बीजेपी के लोग पूरे देश में आग और हिंसा को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको रोकने के लिए पूरे देश में सिर्फ एक शक्ति है, वो है कांग्रेस पार्टी का प्यारा कार्यकर्ता और नेता। भारत एक युवा देश है। मुझे पूरी आशा है कि एक नवीन और युवा नेतृत्व के आगमन हमारी पार्टी में एक नया जोश आएगा, जिसके द्वारा असली परिवर्तन हो सके। उसकी सहनशीलता और दृढ़ता पर गर्व है और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल पार्टी के नेतृत्व सच्चे दिल, धैर्य और पूर्ण समर्थन के साथ करेंगे। राहुल गांधी और सोनिया दोनों ने माना कि 2014 के बाद कांग्रेस के सामने चुनौतियां अभूतपूर्व हैं। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी कांग्रेस को चुनौतियों के चक्रव्यूह से कैसे निकालेंगे। सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी का मजबूत संगठन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है, जिससे निपटने के लिए राहुल गांधी गठबंधन का प्रयोग करके देख चुके हैं। बिहार में मोदी को रोकने में सक्षम गठबंधन बना जो टिका नहीं, और यूपी में मोदी की लहर के सामने गठबंधन बेअसर हो गया। 2019 में बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस को सभी बीजेपी विरोधी पार्टियों को एकजुट करना होगा। लेकिन क्या राहुल गांधी ऐसा कर पाएंगे? क्या वो विपक्षी दलों के नेता के रूप में मंजूर होंगे? ये सवाल अभी से राहुल और कांग्रेस के सामने मुंह बाए खड़ा है। राहुल जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद संभाला है। अब वो कितना सबको एक रख पाएंगे, कितना लड़ पाएंगे, तो आगे का भविष्य बताएगा। लेकिन इस बात में मैं सहमत हूं कि डेमोक्रेसी को जिस तरीके से खत्म किया जा रहा है, संवैधानिक परंपराओं का जिस तरीके से संवैधानिक परंपराओं को तोड़ा जा रहा है, ये देश के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। नौजवान हाथों में कांग्रेस की बागडोर जा रही है। नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे। हम अपनी तरफ से उन्हें आगामी उनके काम के लिए शुभकामनाएं देते हैं। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी के वो अध्यक्ष बने हैं। लंबे अरसे तक सोनिया गांधी ने कांग्रेस की धुरा संभाली है और आशा करती हूँ कांग्रेस की जो बिगड़ती छवि हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से, काफी सारे घोटाले, उनके कुछ नेताओं ने देश को पूरी तरह निचोड़ा है और एक बदलाव कांग्रेस पार्टी में आए, देश हित के लिए, जनता के हित के लिए। भारतीय राजनीति में जिस दिन कोई व्यक्ति कोई बड़ा पद संभालता है, उस दिन उससे बहुत शालीनता की अपेक्षा रहती है और ऐसी अपेक्षा रहती है कि वो पॉजिटिव बात करेंगे। लेकिन आज भी वो तोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं, वो आग लगाते हैं, हम बुझाते हैं। ये देश जानता है कि देश में कब किसने आग लगाई है।
तो दो बड़े सवाल हैं। पहला ये कि विपक्ष को क्या एकजुट रख पाएंगे राहुल गांधी, और राहुल को क्या तमाम विपक्ष के नेता, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे नवीन पटनायक हो, चाहे ममता बनर्जी हो, या लेफ्ट के लीडर हो, कौन किन किन को राहुल जोड़कर बीजेपी के खिलाफ एक अलायंस बना पाएंगे, क्योंकि ज्यादा विकल्प राहुल गांधी के पास अब 2019 के लिए नहीं बचे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो मेरे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं। प्रकाश पांडे, सीनियर एडिटर, और रजत आरकेश टंडन, हमारे कांग्रेस के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। ये दोनों आज मौजूद थे जब राहुल की ताजपोशी हो रही थी। मेरे साथ अभय दुबे जी हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, और आलोक अवस्थी हैं जो कि लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के। सबसे पहले अभय जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपके नए अध्यक्ष मिले हैं, लेकिन आपने ये नहीं कहा दिल में कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। देखिए, राहुल जी लड़ रहे हैं घोरतम अंधियार से, लड़ रहे हैं भाजपा के क्रूरतम परिवार से। सूर्य की पहली किरण तक युद्ध यह चलता रहे, इसलिए अनिवार्य है कि दीप यह जलता रहे। हमने आज एक प्रशस्त मार्ग राहुल जी के नेतृत्व में तय करने का मानस बनाया है, और विश्वास रखिए कि प्रत्येक चुनौतियों में से अवसर को तलाशने का नाम ही राहुल गांधी जी है। पर वो चुनौतियों से अवसर नहीं तलाश पाए ना, यही तो दिक्कत है। यही तो दिक्कत है कि 13-14 साल हो गए उनको पॉलिटिक्स में, वो चुनौतियों से मार्ग नहीं चला पाए। और आप कह रहे हैं कि घोर अंधेरा है और सुबह तक लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन राजनीति तो है अब 24 घंटे की हो गई है। सुबह भी लड़ाई होती है, रात में भी लड़ाई होती है। बहुत प्रासंगिक प्रश्न आपने किया। देश के सामने जब हमारी सरकार आई तब चुनौतियां देश के सम्मुख बहुत थी, और ये विश्वास रखिए कि वो राहुल गांधी जी का सक्षम नेतृत्व ही था जिसने अधिकार संपन्न भारत का स्वप्न को साकार किया। चाहे वो 125 करोड़ देश के नागरिकों को सूचना के अधिकार से संपन्न बनाया हो, चाहे 10 करोड़ नहीं। दीपक जी, विश्वास रखिए कि ये जितने अधिकार संपन्न कानून है, आज भी राहुल जी दृढ़ता से उसी राह पर 44 सीटों पर आ गया। नहीं, देखिए, इसका मूल्यांकन इस तरीके से नहीं कर सकते। आप देखिए, चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, अटल बिहारी आडवाणी हो, 2 सीटें भी नहीं आया करती थी, तो क्या उनके नेतृत्व कौशल को नकारा जा सकता है? राजनीति में हार और जीत से इस बात का प्रूव कर दिया। हमने भी तो चरितार्थ किया है। आप ये देखिए कि 60 वर्षों तक क्यों भारतीय, इन 3 वर्षों से ज्ञात होता है कि 60 वर्षों तक क्यों भारतीय जनता पार्टी को नकार कर रखा गया। ये नहीं भूले कि भारतीय जनता पार्टी पैदा ही 1980 में होती है। हम गए 15 वर्षों जब हम कॉलेज में पढ़ रहे थे 1980 में, दीपक जी, तब ये बुनियादी विचार 1925 में जन्म ले चुका था। वो स्वरूप बदलते रहे, वो सत्ता की लोलुपता में अपने दल को, अपने चिन्ह को, सबको बदलते रहे। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बात स्पष्ट रूप से सब लोग देश के सामने है कि राहुल जी सकारात्मक राजनीति को लेकर आगे बढ़ेंगे। वो आलोचना की अपेक्षा समालोचना में विश्वास रखते हैं, और यही हम लोग आलोचना तो करी उन्होंने, आलोचना भी नहीं। ये समालोचना थी दीपक जी, समालोचना नहीं कह सकते, ये सीधी आलोचना थी। नहीं, देखिए, समालोचना इसलिए थी कि प्रतिपक्ष का दायित्व है कि सत्ता पक्ष का मार्ग प्रशस्त करे। तो जो रेखांकित उन्होंने बुराइयों को किया, हाँ, मैं यही कह रहा हूं, जो बुराइयों को उन्होंने रेखांकित किया, उन बुराइयों को भुनाने के कारण ही राहुल गांधी आज यहां तक पहुंचे, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर उन बुराइयों को ही बना लिया और अपने लिए पॉजिटिविटी में बदल लिया। दीपक जी, 80% भारतीय जनता पार्टी को आप देखेंगे तो वो दुष्प्रचार राहुल जी के खिलाफ किया निरंतर, अपने कृतित्व को सम्मुख रखने की अपेक्षा। आप रोक क्यों नहीं पाए उसको? देखिए, आप रोक क्यों नहीं पाए? बिल्कुल, जब आप ये समझ, आपकी नाकामी है। नहीं, रोकने का प्रश्न नहीं। कालांतर में ये देश जानेगा कि कौन सही है और कौन गलत है। हमने सही मार्ग पर चलना प्रारंभ किया। हम अपना आचरण उनके जैसा नहीं कर सकते। ये हमने अपना रास्ता चुना है, इसलिए हम अपने रास्ते से आगे बढ़ेंगे, देश को आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं प्रकाश और रजत के पास जाता हूं, फिर मैं कंक्लूजन में आप दोनों के पास आऊंगा, आलोक जी और अभय जी। मुझे सबसे पहले ये बताइए रजत, आप इतने सालों से कांग्रेस कवर कर रहे हैं, कांग्रेस के सामने चुनौती अभी क्या है अपने काडर को बनाने की? आज गुजरात के अंदर भी अगर कहा जाए तो राहुल गांधी शायद इसलिए सफल न हो पाए क्योंकि गुजरात में आपका कैडर नहीं था। पैराशूट लैंडिंग करवा के आप चुनाव नहीं जीत सकते, ये जन्नत की हकीकत। बिल्कुल, ये एक बड़ी हकीकत है जिसका सामना कांग्रेस कर रही है। बिहार में आप देखिए,
आपने वहां सरकार बनाई, वहां पार्टी आपकी छोटी हो गई। उत्तर प्रदेश में आप आए, आपका काडर खत्म हो गया, अखिलेश के पीछे आप आ गए। गुजरात गए, गुजरात में तिगड़ी आगे चल रही थी, कांग्रेस पीछे हो गई थी। ये वही पार्टी है जो टर्म्स डिक्टेट होते थे दिल्ली से, वो वहां माने जाते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब आप 3 लड़कों के भरोसे में चल रहे हैं, और वो भरोसा इसलिए आपको करना पड़ रहा है क्योंकि उसके अलावा गुजरात में कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि काडर पे लोग नहीं थे, बूथ में बक्सा पकड़ने वाले लोग नहीं थे। राहुल गांधी ने प्रचार वहां बड़ा किया, लोग उनके प्रचार से प्रभावित थे। पीछे पे जो बड़े नेता गुजरात के विपक्ष के, वो भी मानते हैं कि राहुल गांधी ने प्रचार अच्छा किया, और ऐसे मोड़ पे लाके कांग्रेस को खड़ा किया कि अगर कांग्रेस हारती भी है तो कह पाएगी कि हम सम्मान से हारे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब ओपन फील्ड राहुल गांधी के पास थी, तो आज तक क्या वहां काडर क्रिएट नहीं हुआ, क्या वहां काम नहीं हुआ? 10 साल तक यूपीए की सरकार थी, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से इसने मिनिस्टर आते थे, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या किया? 10 साल तक उनकी सरकार की थी। भरत सिंह सोलंकी वहां पर मंत्री रहे, और कई सारे वाघेला साहब मंत्री रहे। वाघेला साहब अभी छोड़ के ही चले गए हैं। प्रकाश, मुझे ये बताइए, इस चुनौती के साथ साथ क्या राहुल गांधी अपनी स्वीकार्यता विपक्षी दलों के बीच बना पाएंगे? मैं सबसे पहले बात करता हूं महाराष्ट्र की। शरद पवार के प्रधानमंत्री से कैसे रिश्ते हैं, बीजेपी से कैसे रिश्ते हैं, सबको पता है। आज एनसीपी और कांग्रेस ने अलग अलग गुजरात में चुनाव लड़ा, एलाइज पार्टनर होने के बाद भी। क्यों दीपक? 2014 के बाद से एनसीपी कांग्रेस का गठबंधन तो उसी वक्त खत्म हो गया था, और मेरी अनौपचारिक और औपचारिक बातचीत में भी जब शरद पवार से मैं कोट कर सकता हूं, उनका यह कहना था कि मैं इतने लंबे अरसे तक 10 साल तक कृषि मंत्री रहा, ये किसानों की बात करते हैं, पर इन्होंने कभी मुझसे व्यक्तिगत रूप से कभी बात नहीं की। हमारी गाहे बेगाहे मीटिंग से बात जरूर होती थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरह से जो है दोनों पार्टियों के बीच में सामंजस्य था। वो केवल सत्ता का एक समझौता था जो कांग्रेस ने महाराष्ट्र में भी चलाया और केंद्र में भी चलाते रहे। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये थी कि जब गुजरात के चुनाव हो रहे थे तो शरद पवार ने एक पॉजिटिव बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अब काफी मैच्योर हो गए राहुल गांधी। उसके बावजूद जो है बातचीत कहीं टेबल पे नहीं आई, क्योंकि उसके पीछे तमाम राजनीतिक कारण जरूर थे। लेकिन एनसीपी ने कोशिश की, बहुत ज्यादा सीटों की मांग की, पर कहीं ना कहीं बैठ के बातचीत हो सकती थी। वो बातचीत नहीं हुई। ये केवल, जैसा रजत ने भी बताया और सबको पता है, केवल तिकड़ी के भरोसे रहे। तो ऐसी स्थिति में आपने शुरुआत में ही, जहां गुजरात आपके लिए ओपन फील्ड था, आपकी सब कोई तारीफ कर रहे थे, वहां पे अगर आपने अपने पुराने साथी को अपने साथ बैठाने की कोशिश नहीं की, उनके 2 विधायक थे, जरूर वो राज्यसभा चुनाव के वक्त एक बीजेपी के साथ चले गए और एक इधर चले गए, पर वो आधिकारिक तौर पर एनसीपी के साथ थे। अगर वो बात करते, क्योंकि एनसीपी के नेताओं का ये कहना था कि अगर वो बात करते तो हम 4 और 5 सीट पे मान जाते। ठीक है। तो वहां से आप समझ सकते हैं कि एनसीपी और कांग्रेस में मनमुटाव था, और यहां से साफ जाहिर होता है कि ये लोगों को साथ में लेकर चलने पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है राहुल गांधी के ऊपर। मुझे एक बात बताइए रजत, कांग्रेस ने बिहार में लॉन्च किया, वो गणित सक्सेसफुल रहा। भले से कांग्रेस एक जूनियर पार्टनर बनकर रह गई हो, लेकिन गणित सक्सेसफुल रहा। फिर भी उस अलायंस को बचाने में राहुल गांधी नाकाम रहे। उस वक्त उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। मैं अभय आपको एक आंकड़े के हिसाब से बताता हूं कि ज्यादातर बीजेपी के मंत्री, जिसको आप चेक कर सकते हैं बकायदा, वो कांग्रेस से आए हैं, बीजेपी में गए हैं और उनको मंत्री बनाया गया है। असम में आप चुनाव बुरी तरह हारे क्योंकि हेमंत विश्व शर्मा ने आपका साथ छोड़ दिया, और राहुल गांधी पर उन्होंने क्या क्या आरोप लगाए थे कि जब मैं उनसे बात कर रहा था वो अपने डॉग को बिस्किट खिला रहे थे। डॉग को बिस्किट खिलाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसको किस तरह मखौल में बना दिया। तो मैं इस फैक्ट के साथ रजत आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या अखिलेश को एक्सेप्टेड होंगे प्रधानमंत्री के तौर पर? क्या मायावती को एक्सेप्टेड होंगे प्रधानमंत्री के तौर पर? क्या लेफ्ट को एक्सेप्टेड होंगे प्रधानमंत्री के तौर पर? क्या ममता बनर्जी को एक्सेप्टेड होंगे प्रधानमंत्री के तौर पर? क्या नवीन पटनायक को एक्सेप्टेड होंगे प्रधानमंत्री के तौर पर? क्या डीएमके को एक्सेप्टेड होंगे प्रधानमंत्री के तौर पर? क्योंकि सोनिया गांधी का ऑरा कुछ अलग था और राहुल गांधी का ऑरा कुछ अलग है, और उनकी मंडली भी बिल्कुल अलग। बिल्कुल सही। लेकिन पिछले जो 4 महीने दीपक जी बीते हैं, उसमें राहुल गांधी में चेंज आया है। उनकी बॉडी लैंग्वेज में, जैसे वो भाषण देते हैं, जो ट्वीट की भाषा होती है, शायराना अंदाज करते हैं, एक चीज पे फोकस रहते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि हाँ, 4 महीने में राहुल गांधी में बड़ा बदलाव आया है। आज भी उन्होंने जो शुरुआत करी, वो पहले अपने भाषण में कही कि अगर इस चीज को कोई बुझा सकता है, ये गैप कर सकता है, तो हमारा प्यारा कार्यकर्ता इस गैप को भर सकता है। और मैं आपको बताऊंगा, प्यारा कार्यकर्ता बचा कहां है? मैं आपको 2 चीजों की याद दिलाता हूं। राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस के इलेक्शन कराए, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ यूथ कांग्रेस थी, उसके अंदर प्रजातंत्र लाना, उसी में पर्चियां कटी,
पर्चियां कटी, लोगों ने लाखों रुपए के घपले किया। भाई मुस्कुरा रहे हैं, लोगों ने लाखों रुपए के घपले किए, कुछ ने अपनी जेब से दे दी, कुछ ने पर्चियों के जो पैसे लिए वो भरे ही नहीं। सेम काम उन्होंने एनएसयूआई में करने की कोशिश की थी। आज ना एनएसयूआई कहीं पहुंची है, न यूथ कांग्रेस कहीं आगे पहुंची है। राजीव गांधी के टाइम ये तो था कि अगर राजीव गांधी इंदौर या भोपाल के एयरपोर्ट पर पहुंचते थे तो हजारों यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता आ जाते थे और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे चिल्ला देते थे। राहुल गांधी ने तो राजीव गांधी जिंदाबाद के नारे सुना देते थे, राहुल गांधी ने प्रकाश उसको भी बंद कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं दीपक, क्योंकि जिस तरह से चीजें हुई, उन्होंने कहा कि सब चीज जो है डेमोक्रेटिक तरीके से होगा, पर जो घपले हुए उसमें मैं नहीं जाना चाहता, सबको पता है। वहीं से जो है पार्टी में विद्रोह शुरू हो गया और कोई इनको पिछले 13 सालों में कोई भी उनको एक जो कहा जाता है कि उसको सीरियसली ले नहीं पाया और मीडिया में हर जगह, और उसको पूरी तरह से बुलाया बीजेपी ने। और अब जरूर 4-5 महीनों से हुआ है, पर चुनौतियां जो है बहुत बड़ी हैं। सबसे बड़ी चीज है कि आपके सामने जो है एक तो सामंजस्य आपको बैठाना होगा, पार्टी काडर को ऊपर लाना, और उसमें जो पहले के लोग हैं सोनिया गांधी के वक्त के और आपके साथ जो युवा लोग हैं उनको किस तरह से आप सामंजस्य बैठाएंगे। आप जरूर आज भाषण में उन्होंने कहा कि हम पुराने और नए लोगों को लेके साथ में चलेंगे, लेकिन वो दिखता नहीं, क्योंकि अगर युवा जो इनके साथ हैं, चाहे मैं किसी का भी नाम लूं, सब वो एक पार्टी के जो पुराने नेता थे उनके ही पुत्र या सुपुत्र हैं जो उनके साथ चल रहे हैं। तो ऐसे में जो है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा और बहुत बड़ी चुनौती होगी राहुल के लिए कि आम लोगों को किस तरह से जोड़ेंगे, आम करता को जोड़ने के लिए ही उन्होंने एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस का चलाया था। और सब जानते हैं कि कितनी बुरी तरह फ्लॉप हुआ, ना डेमोक्रेटाइजेशन हो पाया और ना यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई बच पाया आज की तारीख में। दीपक जी देखिए, एक बुनियादी स्वभाव राहुल जी का है, वो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से जो नेतृत्व है वो थोपा हुआ ना हो। ये क्या है राहुल गांधी? आंतरिक प्रजातंत्र की व्यवस्था, आंतरिक प्रजातंत्र राहुल गांधी क्या है फिर मुझे बताइए ना। देखिए एक आपके महान बार ने तो यही बोल दिया था। बार बार ये कहा जाता है कि वंशवाद, ये बलिदान, वो भी वंशवाद, ये बलिदान की सांस्कृतिक विरासत हमारी है। ये सांस्कृतिक विरासत और गांधी जो है वंशवाद नहीं, विचारधारा का नाम है, ये समझ लीजिए। आज महात्मा गांधी वाले बोल रहे हैं आप कि गांधी नेहरू परिवार वाले गांधी जी की, महात्मा गांधी की विचारधारा ही है जो वो पल्लवित और पुष्पित हुई है और एक वटवृक्ष बना है राहुल गांधी जी के रूप में। सुन लीजिए, वटवृक्ष बना होता जो वटवृक्ष के चारों सपोर्ट नरेंद्र मोदी जी की आंधी तो राहुल गांधी जी ठंडी बयार और उस वटवृक्ष की छांव है। समझ लीजिए, जो आपने कहा देश का एक भी कार्यकर्ता उठा लीजिए, उससे पूछिए कि किसके का नेतृत्व चाहते हो, तो वो रोम रोम से रोमांचित होकर कहेगा कि राहुल रोम रोम से ही कहेगा, हमारा रोम रोम से ही कहेगा, राम राम से नहीं कहेगा। राम तो रोम रोम से कहेगा, राम राम से नहीं कहेगा। मैंने पहले भी कहा, आपके शो में भी कहा था कि जिस दिन उनको चंदन का तिलक किया और माथे पर पुष्प हमारे पार्टी के प्रणेता प्रणब मुखर्जी ने कहा, तब हमने कहा था कि चंदन तिलक भाल पर मस्तक पुष्पाधीश रामचंद्र की राह चले राहुल लिया आशीष। तो गांधी जी के राम राज्य की अवधारणा को चरितार्थ करते हैं, जो वचन की खातिर सत्ता को त्याग कर 14 वर्ष तक वन में रहे, जो सभी विभिन्न भाषा भूषा समुदाय के लोगों को। राहुल गांधी भी अब 14 साल तक वनवास में रहेंगे? बिल्कुल नहीं, मतलब राहुल गांधी भी 14 साल तक वनवास में रहेंगे? हो गया वनवास उनका। वचन निभाने की खातिर, हाँ, लेकिन कृतित्व उनका वैसा ही है, ये मैं बता दूं आपको। मतलब कृतित्व से मतलब क्या है? राहुल जी ने सबको साथ लेकर चलने का मानस, ये आपने जो बार बार कहा, साथ लेकर चलना होता, साथ लेकर चलना होता तो आपके उत्तराखंड में फूट नहीं होती, नागालैंड में फूट नहीं होती, नॉर्थ ईस्ट की सरकारों में फूट नहीं होती, बीजेपी वहां पे सरकार नहीं बना लेती, उत्तराखंड में आपकी फूट नहीं होती, असम के अंदर आपकी फूट नहीं होती, बिहार के अंदर आपकी फूट नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के तो शीर्षस्थ नेतृत्व, मेरा नाम भी भूल गए, देखिए आप मेरा नाम भी भूल गए, बहस कैसे कर पाए? दीपक, आपने बिल्कुल ऐसी इनकी दुखती रख छू दी। खुद राहुल गांधी ने अभी 5 महीने पहले यूएस में इसी सवाल के जवाब में, जानते हैं उनको जवाब कुछ और देना था, पर उन्होंने जवाब क्या दिया कि जब अमिताभ बच्चन के बेटे फिल्म में आ सकते हैं और एक बड़े नेता का नाम लेके उन्होंने कहा और एक क्रिकेटर का नाम लेके कहा, उनसे स्टूडेंट से सवाल पूछा तो उन्होंने न्यू जर्सी में ये जवाब दिया। कहां से तो उन्हें ये कहना चाहिए था कि हाँ वंशवाद है, बाद में उन्होंने माना कि हाँ वंशवाद है, पर ये तो सब जगह हो रहा है और फिल्म स्टार से लेके पूरे सबका नाम गिना दिया। प्रजातंत्र में इसलिए इस बात की प्रासंगिकता नहीं है कि अगर जनता चुन करके आपको भेज देती है तो वो देश की जनता अस्वीकार करेगी तो अब आपको अवसर नहीं मिलेगा, और अगर वो स्वीकार करती तो इसमें वंशवाद का प्रश्न ही नहीं है। हमने कहा कि विचारधारा प्रश्न, मैं तो कह रहा हूं कि आंतरिक डेमोक्रेसी न बीजेपी में है न कांग्रेस में है,
वहां पर भी चुन के आता है और आपके यहाँ खानदान से आता है। पार्टी में विद्रोह हो गया था। हमने इलेक्शन की डेट अनाउंस की। देखिए, ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है ना, उसमें ये अनिवार्यता है कि 10 डेलीगेट आपके नाम का रिकमेंडेशन करेंगे, तब आप फॉर्म सबमिट कर सकते हो। जिन लोगों ने ऐसे बनाया है, आपने तो कांग्रेस के गांधी परिवार के लिए 100 बार कम से कम, आज का कम से कम कांग्रेस का हाल, अरे 60 आपने कितनी बार चुपचाप से कॉन्स्टिट्यूशन बदला? चुपचाप नहीं, ये कभी नहीं हुआ दीपक जी। चलिए, ये हमारी देखिए 60 अध्यक्ष आज तक 1885 से हुए हैं और उसमें से सिर्फ 6-7 लोग, मैं महात्मा गांधी से मानता हूं क्योंकि महात्मा गांधी की विचारधारा का ही वटवृक्ष है। तो आज 6 लोग हैं और आप कहते हैं वंशवाद। अरे विचारधारा है, वंशवाद का नाम लेना नहीं। मैं आपको बड़ा सिंपल सा रीजन बताता हूं। पार्टी में एक मिनट प्रकाश, मुझे ब्रेक लेना है। सिर्फ एक लाइन बताता हूं। गांधी परिवार आप लोगों की मजबूरी है, वो आपके लिए एक बाइंडिंग फोर्स है। उसके सिवा आप किसी को नेता मान नहीं सकते, नहीं तो आप लड़ झगड़ के कांग्रेस ही एक दूसरे से परिवार कहते हैं, हम विचारधारा कहते हैं। चलिए, आपके लिए विचार हो, आपके लिए विचार हो, हमारे लिए परिवार है। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आप के पास लौटेंगे और मैं आलोक जी के पास लौटूंगा ये जानने के लिए कि बीजेपी इस बदले हुए राहुल का मुकाबला कैसे करेगी। क्या विपक्षी दल राहुल को नेता स्वीकार कर पाएंगे और क्या राहुल गांधी अपनी स्वीकार्यता और बढ़ा पाएंगे? जनता के बीच में, राजनीतिक पार्टियों के बीच में और अधिक वो सम्मान पा पाएंगे? हम इसी पर बहस कर रहे हैं। लेकिन प्रकाश, आपने इतनी राजनीति देखी है। राहुल गांधी 2004 में राजनीति में आए थे, लेकिन अब उन्होंने 13 साल बिता दिया अध्यक्ष बनते बनते। उनके साथ जो लाइन में लगे थे लोग, उनकी एक एक पीढ़ियां चली गई। या तो ज्यादा एजेड हो गए या ऐसे लोग हो गए जो उनके साथ पॉलिटिक्स में आए थे, 30-35 के फेरे में थे, अब वो 40-45 हो गए हैं। तो आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी को नया फोर्स भरने के लिए एक बहुत लंबे कोऑर्डिनेशन की जरूरत लगेगी? बहुत लंबे। अगर आप देखें दीपक, किसी भी स्टेट में आप देख लें, हालांकि कितने स्टेट ही बचे हैं, अब कोई एक मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, 72% पर बीजेपी और एनडीए है, मात्र 8% पर कांग्रेस है। 80% ऐसे होता है और 20% पे बाकी दल हैं। तो अब ऐसे में सोनिया गांधी का फिर भी एक स्टेचर था कि वो सीधे तौर पे बात कर लेती थी। एनसीपी हुई या अन्य यूपीए के जो घटक दल थे, इनका वो स्टेचर ही अभी इनको अपने आप को बनाना पड़ेगा कि ये सीधे बात कर लें। अगर सिलसिलेवार हम स्टेटों की बात करें तो अखिलेश यादव भी कहते हैं कि हमारा बहुत अच्छा है, हमारे आपस में कोऑर्डिनेशन है। लेकिन आपने निकाय चुनाव में देखा, दो लोग अलग अलग लड़े, दोनों यूपी में गए। यूपी जहां पे बेस है, तो वहां पे ये देखना होगा कि इलेक्शन के नतीजे आने के बाद अखिलेश यादव और मायावती ने ये कहा कि हाँ हमें साथ आना होगा, पर क्या राहुल गांधी को वो स्वीकार करेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? नीतीश के एनडीए में चले जाने से ये फायदा जरूर हुआ कि अब राहुल को जो है एक बड़े फेस के रूप में उभरे हैं, लेकिन क्या ये दोनों दलों को एक साथ कर पाएंगे? क्या नीतीश का जाना राहुल के लिए फायदा भी था, राहुल के लिए नुकसान भी था। लेकिन ये यूपी इतना बड़ा स्टेट है जहां पे आपका काडर पूरी तौर पे खत्म हो गया। क्या आपका इतना बड़ा रुतबा है कि आप अखिलेश और मायावती को एक स्टेज पे ला पाएंगे? और क्या वो आपको प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगे? तो यूपी से आप गए, बिहार से आप निपट ही गए हैं, तो बचता क्या है आपके पास, ये देखना बहुत। और अन्य स्टेटों में अगर जाएं, जैसे उड़ीसा में नवीन पटनायक के लिए आप निकाय चुनाव में आप देखें सबसे बड़ा थ्रेट नहीं, वहां पर अब साफ है कि नवीन पटनायक की पार्टी वर्सेस बीजेपी। पश्चिम बंगाल में हो गया है लेफ्ट पार्टीज नहीं, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस। त्रिपुरा में भी ऑलमोस्ट यही हो चुका है। तो अगर सवाल ये उठता है कि आप कितने ट्रेडिशनल, मैं बेसिक अभय आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि ये वो राजनीतिक दल है जिन्होंने कांग्रेस के वोट बेस को तोड़कर, जो गांधी जी का ड्रीम था ना, एक दलित भाई को रखो साथ में, एक आदिवासी को रखो, एक अपर कास्ट तो हम है ही हैं, तो ब्राह्मण ठाकुर हमारे साथ आ जाएंगे और बाकी चरण ऑफ ओबीसी खींच लो, तो ये उनका एक सॉलिड वोट बैंक था जिसको लोग तोड़ते गए। पहले दलित अलग हुए, आदिवासी अलग हुए, बनिए अलग हुए, ब्राह्मण अलग हुए, ठाकुर अलग हुए। तो आप बेसिक कोर वोट बैंक को अपने छोड़ चुके हैं और ऐसे में बिना काडर और बिना कार्यकर्ता के आप क्या कर लेंगे? दीपक जी देखिए, ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को जब भी खड़ा किया गया, जब 66 में इंदिरा जी आई गूंगी गुड़िया की उपमा के साथ, उसके बाद कालांतर में ये प्रश्न खड़े किए राजीव गांधी पर
कि ये तो नए हैं, इनको राजनीति नहीं आती। इंदिरा जी ने स्वयं को सिद्ध करके बताया, देश को आगे बढ़ाया। राजीव जी ने भी वही काम किया। आप याद रखिए, 3 साल बाद राजीव गांधी इतने अनपॉपुलर हो चुके थे, 3/4 मेजोरिटी के बाद, 400 सीटें आने के बाद, 5 साल के बाद वो एंटी इनकम्बेंसी के चलते वापस नहीं आ पाए, बार बार गलत फैसले लिए। मैं बहुत सम्मान करता हूँ राजीव गांधी का, वो मेरे आदर्श नेताओं में से है। माइलस्टोन रखा आधुनिक भारत का सही मायने में राजीव गांधी जी ने, उसको ये देश नकार नहीं सकता। मैं बात करना चाहता हूं 98 में टावरिंग पर्सनालिटी थी अटल बिहारी वाजपेयी, इस बात को कोई नहीं नकार सकता। और कहा कि सोनिया जी का नेतृत्व कुछ नहीं कर सकता, हम राज्यों पर राज्य हारे, 3 राज्य सिर्फ हमारे पास रहे, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति थी हमारे राजनीतिक नेतृत्व में कि हमने लगातार 2 दर्जन राज्य जीते, 10 वर्षों तक सरकार दी। ने गलतियां की, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां। सुमित जी, अब इसकी व्याख्या इस तरीके से देखिए, मैं मानता हूं कि हार की व्याख्या इसी प्रकार से की जाती है। दीपक जी सॉरी, मैं मानता हूं कि हार की व्याख्या इसी प्रकार की जा सकती है क्योंकि विजेता की तरफ इतिहास इंक्लाइंड होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम लोग दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ राहुल जी के नेतृत्व में लगे हैं और जितना पारदर्शी नेतृत्व है, आप विश्वास रखिए, आप एक बार संवाद स्थापित करके देखिए, आपको इस बात का आभास होगा कि आज की राजनीति में उनके जैसा व्यक्तित्व का होना एक उज्जवल भविष्य की ओर राजनीति को ले जाता है, जो उनके स्वयं के विचार भी हैं। मुझे तो अच्छा लगेगा कि उनसे संवाद स्थापित हो, लेकिन आपकी पार्टी के कितने लोग उनसे संवाद स्थापित कर पाते हैं? देखिए, हम तो चाहते हैं पार्टी छोड़ते ये कहते हैं कि हम राहुल से मिल नहीं पाए। देखिए, वो व्यक्तिगत विषय हो सकते हैं, बहुत बड़ा राजनीतिक दल है, हम भी चाहते हैं कि दीपक जी जैसा ओजस्वी पत्रकार राहुल जी के साथ संवाद करे और आपके जैसे मूर्धन्य पत्रकारों के साथ हम भी कुछ सीख लेकर आगे बढ़े, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन हाँ, ये मैं पूरी तरह विश्वास दिलाता हूं, जितना मैं राहुल जी को जानता हूं, उनका नेतृत्व बिल्कुल पारदर्शी है। वो कतई इस बात में विश्वास नहीं रखते। मैंने तो शुरू इससे किया था कि आपको शुभकामनाएं, आपको नया अध्यक्ष मिला है, आपको शुभकामनाएं, और अगर राहुल जी ऐसे हैं तो सक्सेस जरूर मिलेगी उनको। बिल्कुल, और ये डेस्टिनी है। उनका स्वभाव सादगीपूर्ण है और बिल्कुल बनावटी नहीं है। जैसे उन्होंने अगर कहा कि प्रधानमंत्री के लिए हमको इन शब्दों का, तो वो आखिरी नीचे तक ये बात साफ है कि हम लोगों को नैतिकता की राजनीति। इस तरह से राहुल गांधी ने किसान यात्रा खत्म की थी। रजत बताओ, तब क्या कमेंट किया था सेना के बारे में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था? देखिए, खून की दलाली शब्द का उस समय प्रयोग किया था, मुझे आज तक याद है। सम्मानजनक शब्द था सेना की। और उसी के बाद से लोगों ने चर्चा कहनी शुरू कर दी थी कि ये जो आपने अटैक किया, ये बैकफायर कर जाएगा। जो इतने 31 दिन की यात्रा थी, उस यात्रा का मुद्दा, किसान का मुद्दा खत्म करके सेना पर सवाल उठाकर उसको राजनीति में घसीट के आपने अपने ऊपर, आप कह सकते हैं, मतलब आप जो चीज कभी थी नहीं, उस चीज को आपने चैलेंज किया और वो बैकफायर कर गई आपके ऊपर। देखिए, उनके भावार्थ को समझिए, उनकी भावनाएं बिल्कुल गलत नहीं, इसमें क्या समझू सैनिकों के गुण दलाली, उनके देखिए, इसका भावार्थ क्या है? मुझे आप हिंदी के इतने बड़े विद्वान हैं अभय दुबे जी, मुझे बता दीजिए इसका भावार्थ क्या है? देखिए, मुझे याद है उस समय का जो पूरा किस्सा था। दीपक जब आज अंग्रेजी में भाषण शुरू किया उन्होंने, मैंने अपनी आंखों से देखा वहां पे कि लोग उठ के कार्यकर्ता जाने लग गए थे। नहीं, ये देखिए, ये बात प्रासंगिक नहीं है। मैं ये बता रहा हूं आपको दीपक जी कि हमको जब बहुत दुख हुआ कि देश के रक्षा मंत्री उस समय आगरा में सम्मान ले रहे थे, जब एक सैनिक का अंतिम संस्कार हो रहा था, तब हमने ये बात, तो राहुल गांधी सटे हुए शब्दों का इस्तेमाल कर सकते थे। नहीं, देखिए, सैनिकों के खून की दलाली बीजेपी के नेता कर रहे हैं। मैंने कहा कि भावार्थ को समझिए। उनका कहने का उद्देश्य ये था कि सेना को, ये पहला अवसर नहीं था जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, लेकिन जो देश की सुरक्षा के, जैसे एक उदाहरण छोटा सा देता हूं। चलिए, मुझे नहीं लगता ये कमेंट अनडिफेंसिव है, 10 खुद मान रहे हैं। बिल्कुल नहीं है, 10 सेकंड दे दीजिए। मैं बताता हूं, दिसंबर 2012 का वो अवसर, देश के तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य था कि नवाज शरीफ जरदारी आते हैं, अजमेर शरीफ में दर्शन करते हैं, मनमोहन सिंह और वो खाना खाते हैं और भारत और कच्छ के से लगी हुई सीमा भारत की पाकिस्तान को सौंपने का मसौदा पीएमओ तय कर लेता है। वो तथ्य बाद में तथ्यहीन निकले। तो क्या देश के अपोजिशन पर आप भी कई आरोप लगाते हैं, लेकिन कम से कम ये नहीं था कि सेना के खून की दलाली बीजेपी के नेता कर रहे। एक मिनट, मुझे आलोक के पास भी चलना चाहिए। आलोक अवस्थी जी, आप बहुत देर से मेरे साथ जुड़े हैं और बहुत संयम से ये डिबेट सुन रहे हैं। मैं आपका साधुवाद करता हूं और ये कहूंगा कि आज
विषय का केंद्र जो है वो अभय दुबे जी थे। आज इनकी पार्टी में सेलिब्रेशन हुआ है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी, मुझे आप बताइए कि आप यूपी से आते हैं, मुझे सिर्फ एक सवाल का उत्तर दीजिए कि क्या राहुल गांधी 2019 के चुनाव के लिए अखिलेश और मायावती को एक साथ बिठा पाएंगे? सिर्फ इसका जवाब दीजिए। देखिए, राहुल गांधी कभी भी जो है ये गठबंधन नहीं कर पाएंगे। क्या है कि जब उनका स्वाभिमान स्वयं खत्म हो गया, उत्तर प्रदेश में भी वो अखिलेश की चुनौती करके 100 सीटों पे जाके मानने की राष्ट्रीय पार्टी होते हुए भी 100 सीटों पे चुनाव लड़े और 7 विधानसभा सीटें जिता पाए। अब अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा आती है, 5 हार गए। अभी पंचायत अध्यक्ष तक नहीं जिता पाई। ये तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति है। तो जब, और मेरी बात, सही बात यह है कि पहले बात राहुल गांधी परिपक्व नेता तो हो ये साबित करें। अभी तो उनको नॉन सीरियस कैंडिडेट माना जाता है। राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, राजनीतिक पर्यटक के रूप में वो जाते हैं हर जगह। अभी तक यही उनके बारे में भ्रांति बनी हुई है। आप उनसे पूछिए दुबे जी से कि क्या अब राहुल गांधी जी अध्यक्ष हो गए हैं तो अब वो कम से कम लोकसभा में अपने पार्टी का नेतृत्व तो खड़े होकर करेंगे। मुझे याद आता है इस साल की शुरुआत में 1-1.5 महीने राहुल गांधी की खोज हो रही थी, राहुल गांधी कहां गायब हो गए हैं, और संसद में उपस्थित नहीं थे और सारे बिल अटके हुए थे। मनमोहन सिंह का पास किया हुआ उनका ऑर्डिनेंस पब्लिक के सामने उफाड़ के फेंक देते हैं। तो ये तो अपनी सरकार के प्रति उनका वो है। और राहुल गांधी के साथ तो उनकी पार्टी के नेताओं ने ही अविश्वास प्रकट किया है। आपको याद होगा जयराम रमेश ने और मणिशंकर अय्यर ने, और अभी हाल ही में पूना वाले ने क्या कहा है। तो दो डायनेस्टी से, वो राजशाही से चूंकि आए हैं, मुझे नहीं लगता कि वो राहुल गांधी कोई ऐसा नेतृत्व पैदा करेंगे कि कल को राहुल गांधी के बाद दूसरा कोई अध्यक्ष पार्टी से कोई और नेता हो पाएगा। विदेशों में जाकर के वो देश की बुराई करते हैं, तो परिपक्वता आनी चाहिए उनके अंदर। महिलाओं को देख करके वो पूछते हैं कि ये स्कर्ट क्यों नहीं पहनती है। तो अगर आपका दृष्टिकोण महिलाओं के प्रति स्कर्ट और साड़ी तक सीमित हो जाएगा तो आप जनता को कैसे लीड करेंगे? आप गुजरात में आप चुनाव लड़ने गए, 22 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी बीजेपी की वहां पर, उसके बाद भी आपको सहारे की जरूरत क्यों पड़ गई? ठीक है, अब मुझे आप एक ही बात बताइए कि एक तो राहुल गांधी का जो भी पर्सनालिटी हो, मैं उसकी पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि व्यक्तिगत मुद्दा है ये उनकी पर्सनालिटी का, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि कांग्रेस में बयानवीर और भस्मासुर बहुत है। अगर 5 तारीख को कपिल सिब्बल ये नहीं कह देते कि 2019 तक राम मंदिर की सुनवाई टालिए, तो राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे हैं उसके जवाब थक हार के बीजेपी को देने पड़ते। अगर मणिशंकर अय्यर ये नहीं बोल देते कि नीच व्यक्ति है या नीच जाति के हैं या नीच वर्ग के हैं, तो आप पर यह हमला नहीं होता। अगर ये आप सो कॉल्ड कसूरी वाली भारत और पाकिस्तान की दोस्ती की जो मिसाल कायम करने की आपने कोशिश की, वो पूरी तरह से बैकफायर कर गया। तो जब इतने भस्मासुर होंगे, कल मैंने एक शेर पढ़ा था जो हम इंदौर में डिबोटो में बड़ा बोला चाइना डोकलाम के वक्त चाइनीज से मिला है वो। तो ये गलत टाइम पे गलत चीजें करना, और हम वो शेर बोला करते हैं ना, हर शाख पर उल्लू बैठा हो अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। तो यहाँ तो हर शाख पे बैठे हुए हैं कांग्रेस पार्टी में। गुंचों में फकल फूलों से नहीं कांटों से भी जीनत होती है। जीने के लिए इस दुनिया में गम की भी जरूरत होती है। तो मतलब आप गम उठाते रहिए और अपने आप को सफल करते रहिए। मैंने तो वो इंदौरी शेर का प्रति उत्तर दिया है। एक बात समझ लीजिए, हाँ, इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जिस प्रकार नीच शब्द का प्रयोग किया गया, राहुल जी ने भी साफ कर दिया। वो जाति सूचक तो नहीं कहा उन्होंने कुछ भी स्पष्टीकरण दिया हो, लेकिन ये बात राहुल जी ने साफ कर दी है कि प्रधानमंत्री जी जो पद है वो उसकी गरिमा है, और कोई भी कार्य वो खुद चाहते हैं कि राजनीति में जिस प्रकार का संवाद है वो संवाद बदलना चाहिए। ये ड्यूल फैक्टर है, ये ड्यूल फैक्टर। सुन लीजिए, जहां तक आप कहें कि सैनिकों के खून की दलाली, उसका भावार्थ समझे, और प्रधानमंत्री जो कहे उसका भावार्थ नहीं समझे। नहीं, सुन लीजिए, आपने दूसरा प्रश्न किया कपिल सिब्बल जी का। दीपक जी, मुझे ये बताइए कि वो कांग्रेस पार्टी के ना तो पिटिशनर है उसमें, ना कोई पार्टी है। कपिल सिब्बल जी एक वकील की तरह वही कपिल सिब्बल, दूसरा बड़ा प्रश्न, एक मिनट सुने, वही कपिल सिब्बल ये स्ट्रैटेजी बना रहे थे सबसे टॉप लेवल पर कि गुजरात में पाटीदारों को आरक्षण कैसे मिलेगा। वो कपिल सिब्बल कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में थे। ये कपिल सिब्बल एक पार्टी के, सुन लीजिए, अब बड़ा प्रश्न तो दीपक जी, मुखौटा नहीं,
देखिए मुखौटा ही इज नॉट, ही सेज ही इज द मास्क। मुखौटा किसने लगाया ये मैं बताता हूं आपको। किसने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा कि राम मंदिर का निर्माण, देखिए मैंने बार बार कहा कि प्राइम ऑफेसी, देखिए ये आज भी देश के प्रधानमंत्री जी, ये तो ऑर्डिनेंस के प्रधानमंत्री हैं, लेकर क्यों नहीं आते ऑर्डिनेंस? क्या कहती है विश्व हिंदू परिषद का रिजोल्यूशन? वो कहते हैं कि आर्टिकल 108 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ज्वाइंट पार्लियामेंट्री, अब वो सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का प्रश्न ही नहीं। आप तो लाइए ना, आप विश्व हिंदू परिषद कह रहे हैं कि छोड़िए कोर्ट, आप तो लाइए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुलाइए, कोई राजनीतिक दल की जरूरत नहीं है, मंदिर का रिजोल्यूशन लेकर आइए। ये तो विश्व हिंदू परिषद के महामेले में इलाहाबाद में प्रस्ताव पारित किया। अच्छा ये बताइए, ठीक है चलिए, मैं मानता हूं कि वो लेकर आ रहे हैं, मुझे सिर्फ आज ये बता दीजिए कि कांग्रेस उस बिल को या कांग्रेस उस ऑर्डिनेंस को सपोर्ट करेगी या विरोध करेगी? राम मंदिर के समर्थन में है कि विरोध में? बहुत अच्छी बात आपने कही। विश्व हिंदू परिषद ने क्या कहा कि किसी क्यों आर्टिकल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन क्यों? अगर सारे राजनीतिक दल साथ होते, हमारा स्टैंड पहले दिन से तय है कि जो कोर्ट में मामला, एक बात और बता दूं, आज फिर पलट गया, फिर पलट गया। आपको दीपक जी हमने 5:42 देखिए 5:40 पर रोक देना। 1885 के 1885 से निर्मोही अखाड़े का निर्णय है, उससे लेकर आज तक कोर्ट ने माना है कि राम मंदिर, राम चबूतरे, राम जन्म स्थान का अस्तित्व है। कांग्रेस पार्टी ये दृष्टता कर सकती कहने की राम का जन्म नहीं हुआ, अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या हैदराबाद में मंदिर बनेगा? और वही कपिल सिब्बल ये कहते थे 3 तलाक का प्रश्न आस्था का प्रश्न है, जिस पर सरकार आज ऑर्डिनेंस ला रही है, और उन्होंने यहां तक कह दिया जैसे राम मंदिर आस्था का प्रश्न है वैसे 3 तलाक भी आस्था का प्रश्न है। कपिल सिब्बल अरुण जेटली जी की तरह वकील है, अरुण जेटली जी भी डाउ केमिकल्स के वकील थे, हम कोई प्रश्न खड़ा नहीं करना चाहते। यूनियन कार्बाइड 1985 फिर मैं पूछूंगा, राहुल एंडरसन को किसने भगाया? अर्जुन सिंह ने भगाया कि नरसिम्हा राव ने भगाया कि उस वक्त प्रधानमंत्री ने भगाया? ना अब हम तर्क में जा रहे हैं। अफसोस मुझे यहीं रोकना पड़ेगा, बार बार ऊपर से कहा जा रहा है कि ब्रेक ले लीजिए, लेकिन चलते चलते मैं आपको बता दूं कि 7 बजे 8 बड़े पत्रकारों के साथ हमारा होगा एग्जिट पोल, कौन किसको कितनी सीटें दे रहा है, और हम आपको तफसील से समझाएंगे कि उनके वो 5 मुद्दे क्या हैं जिसके आधार पर वो ये नतीजे पर पहुंचे। शाम 7 बजे।